हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी सीटेट फरवरी 8 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैराथन क्लास चल रही है। कल की क्लास में हमने देखा था केमिस्ट्री का फुल मैराथन क्लास, ठीक है, जहाँ पे हम केमिस्ट्री को जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है सारे टॉपिकों को कवर किया था क्वेश्चन के माध्यम से। हमने एमसीक्यू भी पढ़ा था, एमसीक्यू के साथ साथ उसकी जो थ्योरी बन रही थी थ्योरी भी पढ़ते चले हैं और उससे और कैसे प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्नों को भी पढ़े हैं। तो कल की क्लास में हमारी लगभग 1 घंटे की क्लास है, उसमें केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की महा मैराथन क्लास, ठीक है। आज हम फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, गति के प्रकार, न्यूटन के गति के नियम, गति के समीकरण, बल, इन सभी कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आपका चुंबक, मैग्नेटिज्म है, ध्वनि है, प्रकाश है, दर्पण है, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन हैं सभी टॉपिक को हम डिटेल से एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज की हमारी फिजिक्स की महा मैराथन क्लास है। केमिस्ट्री की आपकी पहले ही हो चुकी है, कल की क्लास में आप उसको जाके जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी। आप एक बार जाके देखिए तो आपको खुद ही वो समझ में आएगा कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उसमें आपको पढ़ाया गया है। इसके अगली क्लास में हम बायोलॉजी की महामैराथन क्लास रखेंगे। उसमें जो भी सिलेबस आपका बायोलॉजी का दिया हुआ है, आपके सीटेट के सिलेबस में जो भी मेंशन है बायोलॉजी का पोर्शन, वो सारे पोर्शन को हम कवर करेंगे। आज हम पूरा फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, वैसे भी मैराथन क्लास भी आपको बहुत सारी प्रोवाइड की गई हैं। अब ये 3 आपको सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद फिर से हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके 10 से 12 दिन में एक कंप्लीट कवरेज हो जाए साइंस का, जिससे कि थ्योरी भी आपका कंप्लीट हो जाए। थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये जो एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं इनकी भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक कंप्लीट साइंस का कवरेज हो जाएगा। 10 से 12 दिन में आपकी आराम से पहले भी प्रैक्टिस क्लासेस डाले जा चुकी हैं, आगे भी जो डाली जाएंगे बिल्कुल आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होगी और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जानी है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। वृत्तीय गति में वस्तु की चाल समान रह सकती है। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है। ये कथन दिया है और ये कारण दिया है। ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसको बताने से पहले आपको वृत्तीय गति के बारे में मालूम होना चाहिए। वृत्तीय गति क्या होती है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे, सर्कुलर पाथ पे गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति होने के लिए जो पाथ है वो हमेशा सर्कुलाकार वृत्ताकार होना चाहिए और इसमें चाल समान रह सकती है। वृत्तीय गति में चाल समान रह सकती है, ठीक है, पर दिशा इसकी हर वक्त बदलती रहती है। जहाँ पे आया इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर यहाँ पे आया इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पे आया इस डायरेक्शन में जा रहा। तो यहाँ पे जितने भी मोड़ लेते जाएंगे ना, हर वक्त हर क्षण इसकी दिशा बदलती रहती है। तो चाल तो समान रह सकती है, पर दिशा क्या समान रह सकती है, नहीं। दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। ये है वृत्तीय गति के बारे में, ठीक। अब दिशा बदलने के कारण यहाँ पे केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति वृत्तीय गति कर पाता है। तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है, ठीक। तो वृत्तीय गति में हमने क्या पढ़ा, ये हमेशा वृत्ताकार पथ में होती है, इसमें चाल समान रह सकती है, दिशा बदलती रहती है हर वक्त, और दिशा बदलने के कारण ही यहाँ पे एक बल लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और ये जो बल है ना, ये वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, बाहर की ओर नहीं लगता। कैसे, केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। जैसे रस्सी में बांध के पत्थर को घुमाना, वो भी वृत्तीय गति में आ जाएगा। जो पंखा चलता रहता है तो पंखे की जो पंखियां गति करती हैं, पंखी जो गति करती है, ये किस में आ जाएगी, वृत्तीय गति में आ जाएगी। अब हमारा प्रश्न क्या है, कथन इसमें बोला है कि वृत्तीय गति में वस्तु की चाल समान रह सकती है। बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा है कि वस्तु की चाल समान रह सकती है। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है कि वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो इस हिसाब से क्या आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होना चाहिए, पर नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो चाल समान रह सकती है ना, इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दिशा बदलने से चाल का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ए और आर सही तो है दोनों, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे।
एक विद्यार्थी स्कूल से अपने घर तक जाता है। पहले वह सीधी सड़क पर चलता है ना? पहले सीधी स्ट्रेट लाइन पे चढ़ा, फिर पार्क में घूमता है गोल-गोल, अंत में वह घर पहुँचता है। तो बताइए निम्न में से कौन-सा कथन सही है? पूरी गति जो है स्कूल से लेके घर तक की वो रेखीय गति है। पूरी गति वृत्तीय गति है। गति में रेखीय तथा यादृच्छिक दोनों शामिल है। गति आवर्ती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए पहले वो बच्चा क्या किया, एक विद्यार्थी क्या किया, सीधी सड़क पे चल रहा था। यानी यहाँ से स्कूल से वो सीधी सड़क पे कहाँ तक आया, पार्क तक आया। पार्क में उसको घूमने का मन किया, तो यहाँ पे ये क्या करता है, वृत्तीय गति भी करता है, एक चक्कर लगा लेता है पार्क का। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैसी गति हो गई, यहाँ पे इसकी वृत्तीय गति हो गई। फिर अंत में वो क्या करता है, यहाँ से सीधा लेता है, यहाँ पे उसका होम है, यहाँ पे वो घर में रेखीय गति करते हुए घर पहुंचा। ठीक, अब बताइए इसमें क्या गति पूरी रेखीय थी? नहीं। पहले कैसी गति थी, समान गति थी, यानी रेखीय गति थी। फिर वृत्तीय गति आई, फिर रेखीय गति आई, तो क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ रेखीय गति थी? ना, कैंसिल। क्या उसमें पूरी और पूरी वृत्तीय गति थी? नहीं, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि सीधी सड़क पे चलता है, तो ये हो नहीं सकता। गति आवर्ती मतलब क्या समझते हैं? आवर्ती गति मतलब क्या समझते हैं? आवर्ती गति मतलब कि जो एक वक्त पे अपनी गति को दोहराए। तो क्या एक वक्त पे वो अपनी गति को दोहरा रहा है? यहाँ क्या ऐसा कोई बात हुई है? तो यहाँ पे दोहराव की कोई बात नहीं हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गति में रेखीय तथा यादृच्छिक दोनों शामिल है। यादृच्छिक मतलब क्या होता है, जो अपने इच्छा के अनुसार गति, अब इच्छा के अनुसार, जरूरत के अनुसार जो मोड़ लिया जाता है, जो टर्न लिया जाता है। ठीक है, हमको इच्छा है कि हम इस दिशा में जाएं, हम इस दिशा में घूम गए। हमको इच्छा है हम इस दिशा में जाएं, हम इस दिशा में घूम गए, तो इसको क्या बोलते हैं? यादृच्छिक गति बोलते हैं। तो यहाँ पे रेखीय गति भी शामिल है और यादृच्छिक गति यानी वृत्तीय गति भी शामिल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, अब इस प्रश्न में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना आवर्ती गति है। क्या है? पृथ्वी का चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमना आवर्ती गति है। घड़ी की सुइयों की गति वृत्तीय गति है। रेलगाड़ी की गति सदैव रेखीय गति होती है। अब देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्ती गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, रेखीय गति क्या होती है। रेखीय गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय गति। और वृत्तीय गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। आवर्ती गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु चाहे वो किसी भी दिशा में गति करे, ठीक है, बस वो क्या करे, एक निश्चित समय अंतराल बाद उसका क्या हो, दोहराव हो, उसका दोहराव फिक्स हो जाए। कि जैसे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पेंडुलम की गति भी क्या होती है, देखिए एक निश्चित समय अंतराल बाद वो फिर इसी दिशा में जाती है, फिर इसी दिशा में आएगी, फिर इसी दिशा में आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो वो चक्कर लगाती है ना, तो देखिए एक वर्ष में वो अपनी गति को फिर दोहराती है, 365 दिन में वो अपनी गति को फिर से दोहराती है। इसीलिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कैसी गति कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट है। घड़ी की सुइयों की गति वृत्तीय गति होती है, बिल्कुल करेक्ट है। घड़ी की सुइयां वृत्ताकार पथ में गति करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। रेलगाड़ी की गति सदैव रेखीय गति होती है, क्या ये करेक्ट है? नहीं। अब मान लीजिए कहीं पे ऐसे टर्न आया है तो क्या रेलगाड़ी मुड़ेगी? नहीं, सीधे ही चली जाएगी, भाई हमको तो रेखीय गति करना है। बिल्कुल नहीं, रेलगाड़ी की गति सदैव और सदैव रेखीय गति नहीं होती है, वो मतलब घुमावदार मोड़ आ जाएगा तो उसकी गति वक्राकार गति भी हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या है, गलत है। तो पहला और दूसरा किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, एक पंखा घूमते समय समान समय में समान दूरी तय करता है, फिर भी उसको यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति नहीं करते, ऐसा क्यों है? देखिए पंखा जब चलता है तो बिल्कुल एकदम फिक्स टाइम पे समान गति वो करता रहता है, वो धीमा तेज अपने आप नहीं होता, फिर भी उसको समान गति नहीं बोलते, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? चाल बदलती रहती है, दिशा बदलती रहती है, पंखा रुक रुक कर चलता है, पंखा आवर्ती गति करता है। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए पंखा घूमते समय समान समय में समान दूरी तो तय करता है, इसीलिए उसकी चाल हमेशा क्या रहती है, चाल तो समान रहती है, लेकिन गोल गोल घूमने के कारण, वृत्ताकार पथ में घूमने के कारण उसकी दिशा हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है।
दिशा क्या होगी, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो लेकिन जो वेग होता है ना, वेग किस पे डिपेंड करता है? वेग सिर्फ और सिर्फ चाल पे नहीं डिपेंड करता वेग, बल्कि किस पे भी डिपेंड करता है, दिशा में भी डिपेंड करता है। चाल भले ही समान रहे, पर अगर दिशा बदल रही है तो वेग क्या हो जाएगा, वेग समान नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, असमान वृत्तीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असमान वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक है, तो क्या समझे कि दिशा बदलने के कारण वेग बदलता रहता है, भले ही चाल समान रहती है, इसीलिए उसको समान गति या यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहा जाता है, उसको असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिशा बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, शुरू में उसकी चाल बढ़ती है, बीच में समान रहती है और अंत में घट जाती है। लिफ्ट की यह गति कैसी गति कहलाएगी, केवल और केवल समान गति, केवल असमान गति, समान तथा असमान दोनों, आवर्ती गति। देखिए, एक लिफ्ट क्या है, ऊपर नीचे जा रही, तो जब स्टार्टिंग में वो चल रही है तब उसकी स्पीड क्या हो रही, स्पीड उसकी बढ़ रही, स्पीड क्या है, स्पीड उसकी बढ़ रही है, यानी स्पीड बढ़ रही, तो इस टाइम पे कैसी गति हो रही है, असमान गति हो रही है, असमान गति हो रही। भाई उसकी स्पीड पर सेकेंड या पर मिनट जैसे भी बढ़ रही, पर स्पीड बढ़ रही है, तो असमान गति हो रही। फिर बीच में क्या हो रहा कि लिफ्ट जो है वो समान चाल से चल रही, जब समान चाल से चल रही है तो उसकी गति कैसी है, उसकी गति समान गति हो जाएगी। फिर लास्ट में इस लिफ्ट जो है, लिफ्ट की स्पीड क्या हो रही है, घट रही है ना, लिफ्ट की स्पीड धीरे धीरे घट रही, जब लिफ्ट की स्पीड धीरे धीरे घट रही है तो फिर से वह गति क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। यानी लिफ्ट में कैसी गति हो रही, असमान गति हो रही, समान गति भी हो रही, फिर असमान गति हो रही, तो लिफ्ट की गति कैसी हो जाएगी, क्या केवल समान गति होगी, क्या केवल असमान गति होगी, नहीं, आवर्ती गति की तो कोई बात नहीं है, गति कैसी होगी, समान तथा असमान दोनों गति हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है लेकिन उसकी दिशा बदल रही है तो उसका वेग होगा, स्थिर रहेगा, शून्य होगा, परिवर्तित होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो वेग, वेग किस पे डिपेंड करता है, वेग चाल पे भी डिपेंड करता है कि चाल कैसी है, समान असमान, और वेग और किस पे डिपेंड करता है, दिशा पे भी डिपेंड करता है। तो प्रश्न में बोला है कि चाल तो समान है लेकिन दिशा बदल रही है। अब दिशा बदल रही है तो वेग भी क्या रहेगा, वेग भी बदलता रहेगा, तो स्थिर रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिशा बदल रही है, दिशा में बदलाव हो रहा है, दिशा में बदलाव होने के कारण वेग स्थिर नहीं रहेगा, वेग भी क्या रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, शून्य होगा। शून्य कैसे होगा भाई, शून्य तब होगा जब कोई वस्तु जो है वो रेस्ट पे हो, पर यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु समान चाल से चल रही है, जब वस्तु चल रही है तो शून्य तो होगा ही नहीं, परिवर्तित होगा, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, परिवर्तित होगा। देखिए क्या है, दिशा बदलने से वेग हमेशा कैसा होता है, वेग बदलता रहता है। अब बदलता किसके कारण रहता है, दिशा में बदलाव के कारण, क्योंकि चाल तो समान है, दिशा में बदलाव के कारण भले ही चाल समान है, दिशा बदल रही है जिसके कारण से वेग में बदलाव होता रहता है। ठीक है, और ये एक वृत्तीय गति का अच्छा उदाहरण है, वृत्तीय गति में ही तो दिशा बदलती रहती है, हर क्षण वृत्तीय गति में दिशा बदलती रहती है, तो वृत्तीय गति का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋणात्मक होगा। ऐसे ऋणात्मक तब मान सकते हैं जब क्या हो, जो दिशा है उसको ऋणात्मक माना जाए, पर यहाँ पे कोई दिशा की ऋणात्मक की बात कोई ऐसे दी नहीं गई है, तो इसीलिए चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, वृत्तीय गति में वस्तु का त्वरण शून्य नहीं होता, ये कथन दिया है, कारण क्या दिया है, वृत्तीय गति में वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं करता है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। बताइए क्या होगा आंसर इसका, बताइए क्या होगा। देखिए पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा कि वृत्तीय गति में त्वरण शून्य नहीं हो सकता। त्वरण क्यों शून्य नहीं होगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब जब वृत्तीय गति हो रही तो वृत्तीय गति में दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा, वेग बदलेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा, इसी को तो त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय, इसी को तो क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो पहला भी बिल्कुल सही है, वृत्तीय गति में वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, दूसरा यानी कारण भी बिल्कुल सही है, और वेग की दिशा बदलती रहती है, इसी कारण से त्वरण शून्य नहीं होता, यानी जो कारण है वो कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है,
एक कार 10 सेकंड में अपना वेग 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड कर लेती है। कार का त्वरण अब कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि सभी में यही मात्रक दिया हुआ है, कभी कभी चेंज करके दे देता है, तो इसलिए याद रखिएगा त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए कार का टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड दिया है। अपना वेग 5 मीटर से बढ़ा के 25 मीटर कर लेती है। यानी स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक वेग है जिसको यू लिखते हैं, कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। और जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी कहाँ तक बढ़ा के अपने आप को बढ़ाई है? तो 25 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाई। तो ये क्या कहलाएगा? अंतिम वेग कहलाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 25 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 10 सेकंड। अब त्वरण का सूत्र लगा दीजिए, त्वरण ही तो पूछा है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो ए बराबर भी कितना है? 25, यू कितना है? 5, यू की वैल्यू कितनी है? 5, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। समय कितना है? 10। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 20/10, यानी ए बराबर त्वरण कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये कथन है। कारण है यात्री अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, पर आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। और जड़त्व की परिभाषा किसमें दी गई है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम में दिया गया है। यानी कुल मिला के न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा। तो बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जब बस क्या है? रुकी हुई है, यहाँ पे एक यात्री बैठा है। जैसे ही बस अचानक आगे की ओर चलेगी, तो जो यात्री है ये हमेशा पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। ठीक, विराम का जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु रिस्ट पे रहती है तो वो अपने आप को रिस्ट पे ही रखना चाहती है। अब देखिए क्या हुआ, ये व्यक्ति तो रेस्ट पे था, बस भी रेस्ट पे थी। अब ये व्यक्ति अपने आप को, बस तो चल देगी पर व्यक्ति जो है वो अपने आप को रेस्ट पे ही रखना चाहेगा विराम के जड़त्व के कारण। जिससे क्या होगा, ये नीचे वाला धड़ तो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला धड़ मोशन में आने के चक्कर में क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, और इसका कारण क्या है? विराम की अवस्था बनाए रखना। कारण क्या है? विराम की अवस्था, यानी अपने आप को रेस्ट में ही रखने के कारण वो व्यक्ति बस जब अचानक चलती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये क्या है? कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है कि तृतीय नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया वस्तु विराम में रहना चाहती है, त्वरण बल के समानुपाती होता है। बताइए कौन सा न्यूटन की गति का तृतीय नियम है? तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्या होता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु सामने वाली वस्तु पे कोई बल अप्लाई कर रहा, कोई भी फोर्स लगा रहा, तो सामने वाली वस्तु भी उस वस्तु पे, सामने वाली वस्तु जो है वो पहले वाली वस्तु पे ही उतना ही फोर्स लगाती है, पर किस दिशा में लगाती है? हमेशा विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यही है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ठीक है, ये तो तृतीय नियम बोलता है। और F बराबर ma, ये क्या बताता है? ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। बल की परिभाषा कौन देता है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम देता है। ठीक है, वस्तु विराम में रहना चाहती है या वस्तु गति में रहना चाहती है, ऐसा स्टेटमेंट आता है तो न्यूटन की गति के पहले नियम को बताता है। पहला नियम भी यही कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है, विराम पे है, तो अपने आप को विराम में ही रखना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो अपने आप को गति में ही रखना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। तो ये क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। तो यहाँ पे तीनों नियम क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। अगला प्रश्न है, एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है। चली गई दूरी बताइए। 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर या फिर 125 मीटर। ये आपका न्यूटन की गति के समीकरण से प्रश्न है। ठीक है, समीकरण मैंने पढ़ाया है, आप उसको जाके थ्योरी क्लास में जरूर देखिएगा। तो देखिए, दूरी निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? S = u + v/2
मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड। प्रारंभिक वेग क्या दिया है, यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर बढ़ा के कितना किया, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम वेग कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। बस अब क्या इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, 10 प्लस 30 अपॉन 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 40/2 × 5 आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 × 5, दूरी बराबर कितनी आ जाएगी, 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 100 मीटर। अगला प्रश्न है, बल का प्रभाव नहीं होता है वस्तु की आकृति बदलने में, वस्तु की चाल बदलने में, वस्तु की दिशा बदलने में, वस्तु के द्रव्यमान बदलने में। इनमें से किस में बल का कोई प्रभाव नहीं होता। तो देखिए आकृति बदलने में तो वस्तु का बल का प्रभाव होता है। जैसे रबर है ना, रबड़ को खींचना, ठीक है, रबर को खींचना, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचना, जिससे क्या होती है, उसकी आकृति में बदलाव होता है। तो इसके लिए बल की आवश्यकता होती है। जब हम फोर्स लगाते हैं तभी ना हम रबड़ को, स्प्रिंग को, कोई भी चीज़ है उसको हम खींच पाते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर पाते हैं। तो वस्तु की आकृति बदलने के लिए तो बल का प्रभाव होता है। पर यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है। वस्तु की चाल बदलने के लिए बिल्कुल होता है। अगर हम किसी वस्तु की चाल बदलना है, चाल चाहे बढ़ाना हो चाहे चाल घटाना हो, दोनों के लिए बल लगाना जरूरी होता है। जैसे बस चल रही है ना, कोई भी बस चल रही है, अब तेज स्पीड में चल रही, खाली रोड पाया है, ले धनाधन दे धनाधन चल रही, ठीक, पर सामने क्या है, कुछ कोई भी ब्रेकर आ गया या कोई भी वस्तु आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया, तो अब बस को बल लगाना पड़ेगा। बल मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, बल मतलब आ जाएगा ब्रेक। ब्रेक भी क्या है, एक प्रकार का बल है। कैसा बल है, घर्षण बल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगी, बस धीरे धीरे जाके रुक जाएगी। तो वस्तु की चाल बदलने के लिए भी बल लगाने की आवश्यकता होती है। वस्तु की दिशा बदलने के लिए भी बल लगाने की आवश्यकता होती है। अब कोई वस्तु ऐसे सीधे 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 जा रहा, ठीक है, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में, अब वो सीधे सीधे ऐसे जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद अगर मान लो उसको इधर मोड़ना है तो उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो वह वस्तु निरंतर उसी चाल से उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी। तो वस्तु की दिशा बदलने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। लेकिन द्रव्यमान को बदलने के लिए वस्तु की आवश्यकता, बल की आवश्यकता नहीं होती। द्रव्यमान बदला ही नहीं जा सकता। द्रव्यमान जो होता है हमेशा हर जगह पे समान रहता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो 4 चीज़ों से मिलके बनी है, तो उसको तो आप नहीं बदल सकते, वो 4 चीज़ों से ही मिलके बनी रहेगी। आप भले उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर दीजिए, है ना? तो वस्तु के द्रव्यमान बदलने के लिए बदलने में बल का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर 2 बल समान परिमाण के हों पर विपरीत दिशा में हों तो लगे, हाँ, विपरीत दिशाओं में लगे, तो वस्तु सदैव स्थिर रहेगी, सदैव गति में रहेगी, संतुलन में रह सकती है, त्वरित गति करेगी। अब देखिए मान लेते हैं कोई एक ये बॉल है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा, यानी कोई भी वस्तु पर 2 बल समान परिमाण के हों, मात्रा उनकी समान हो, लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में लग रहे हैं। तो अब बताइए इस कंडीशन में ये वस्तु क्या होगी, वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी, सदैव स्थिर रहेगी नहीं बोल सकते, सदैव गति में रहेगी नहीं बोल सकते, संतुलन में रह सकती है ये हम बोल सकते हैं। क्या रहेगी, संतुलन में रह सकती है। जब किसी वस्तु में क्या होता है, दोनों तरफ से विपरीत दिशा में बल लगते हैं पर परिमाण में समान होते हैं, तो ये बल क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होता है, यानी परिणामी बल होता है, नेट फोर्स कैसा आ जाता है, 0, यानी वस्तु में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारी वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, कारण क्या है, टायर चौड़े होने से घर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, कथन और कारण दोनों दिया है। आंसर ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, पर आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। आंसर क्या होगा, अब देखिए भारी वाहनों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, टायर चौड़े बनाने का मतलब क्या है, इसका कारण है कि ताकि जो टायर है वो संपर्क क्षेत्र को बढ़ा सके। संपर्क क्षेत्र है यानी जो एरिया है, एरिया क्या हो, बढ़ सके। जब एरिया बढ़ता है ना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी एरिया बढ़ेगा तो जो दाब होता है, दाब हमेशा क्या होता है, कमता है। जितना ही ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा दाब क्या होगा, कम होगा। कम दाब के कारण सड़क को नुकसान नहीं होता, वाहन अधिक सुरक्षा से चल सकता है। इसीलिए क्या होता है, वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। अब कारण क्या दिया है कि टायर चौड़े होने से घर्षण बल बढ़ जाता है। अब क्या ये सही है, नॉर्मली इसको सही मान सकते हैं कि टायर चौड़ा होगा तो ग्रिप अच्छी होगी, ग्रिप
ग्रिप अच्छी होगी तो घर्षण बल क्या होगा, मतलब ग्रिप बेहतर होगी। ठीक है, पर ये इसका बिल्कुल का मतलब नहीं है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि टायर चौड़े होने का कारण घर्षण बल को बढ़ाना नहीं होता। टायर चौड़े होने का मेन जो मकसद होता है क्या होता है, दाब को घटाना, दाब को कम करना, घर्षण बल को बढ़ाना नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों सही तो हैं, पर आर व्याख्या नहीं करता है कथन की। ठीक है, आर व्याख्या नहीं करता है ए की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति रेतीली जमीन पर चल रहा है जबकि दूसरा चिकनी सड़क पर चल रहा है। रेतीली जमीन पर चलने वाले व्यक्ति को अधिक कठिनाई होती है क्योंकि रेतीली जमीन पर दाब अधिक लगता है, रेतीली जमीन पर घर्षण कम होता है, रेतीली जमीन पर घर्षण अधिक होता है, रेतीली जमीन पर दाब कम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब भी हम रेतीली ज़मीन पे चलते हैं, रेत पे चलते हैं, तो जैसे ही पैर रखते हैं तो रेत क्या होती है, खिसक जाती है। इसीलिए जो ज़मीन यानी पृथ्वी और जो पैर है इसके बीच ग्रिप नहीं बन पाती है। ठीक है, ग्रिप नहीं बन पाएगी, इसका कारण मतलब क्या है कि घर्षण बल क्या होता है, कम लगता है। घर्षण बल जो है क्या लगता है, कम लगता है। इसी कारण से रेतीली ज़मीन पे चलना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो रेतीली ज़मीन पे चलना क्यों मुश्किल होता है, रेतीली ज़मीन पर घर्षण बल कम होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, घर्षण बल का परिमाण निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, संपर्क क्षेत्रफल, लगाए गए अभिलंब पर। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, तो देखिए घर्षण बल का परिमाण किस पे निर्भर करता है। पहले आ जाते हैं सतह की प्रकृति पर, बिल्कुल निर्भर करता है। अगर सतह खुरदरी है, कैसी है, सतह खुरदरी है, तो जो घर्षण बल है, घर्षण बल हमेशा क्या लगेगा, अधिक होगा। और अगर सतह चिकनी है, चिकनी सतह में घर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा। देखिए इसीलिए जो जूते के सोल है ना, ज़्यादा खुरदुरे उबड़ खाबड़ वाले बनाए जाते हैं ताकि ग्रिप अच्छी रहे, घर्षण बल अधिक रहे, जिसके कारण से आप गिरे नहीं। ठीक है, तो अगर सतह खुरदुरी है तो घर्षण अधिक, चिकनी है तो घर्षण कम लगेगा। तो सतह की प्रकृति पे तो निर्भर करता है कि कैसी है, खुरदुरी है कि चिकनी है। दूसरा आ जाता है संपर्क क्षेत्रफल पर। बताइए क्या संपर्क क्षेत्रफल पर घर्षण बल डिपेंड करता है। अब आप कोई ईंट लीजिए, ईंट को चाहे खड़ा रखिए चाहे पड़ा रखिए, घर्षण बल तो हमेशा समान लगेगा ना। तो संपर्क क्षेत्र पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, किस पे, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। लगाए गए अभिलंब बल पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। जितना अधिक अभिलंब बल होगा ना, उतना ही ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। ठीक है, अभिलंब बल ज़्यादा तो घर्षण बल भी ज़्यादा होगा। यानी जो भारी वस्तु होती है, भारी वस्तु पर जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल अधिक लगता है, और जो हल्की वस्तु होती है, हल्की वस्तु पे कम लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ये दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक छात्र दीवार को पूरी शक्ति से धक्का देता है पर दीवार नहीं हिलती है। इस स्थिति में क्या होगा, कार्य हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, ऊर्जा उत्पन्न हुई है, या फिर शक्ति अधिक लगी है। बताइए इस स्थिति में क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, ये कोई एक लड़का है, इसने क्या किया, दीवार को धक्का दिया। दीवार को क्या दिया, धक्का दिया, पूरा अपना बल लगा के दीवार को धक्का दिया। पर जो दीवार है, दीवार टस से मस नहीं हुई। ठीक है, दीवार अपनी ही जगह पे कांस्टेंट बनी रही। तो यानी जो विस्थापन है, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन मतलब कि दीवार अपनी जगह से कितना हिली, तो दीवार बिल्कुल नहीं हिली, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यानी कार्य तभी होगा जब बल लगे और बल के साथ साथ क्या हो, विस्थापन हो। और एक चीज और, जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में विस्थापन हो, दिशा भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जिस दिशा में बल लग रहा है, यानी कोई वस्तु है, इसको हम इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, तो विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसको तब क्या बोलेंगे कि कोई कार्य हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस स्थिति में उसने दीवार को धक्का तो दिया पर दीवार नहीं हिला, तो यानी विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू 0, यानी कार्य क्या हो जाएगा, 0। यानी क्या माना जाएगा कि कार्य नहीं हुआ है, क्या माना जाएगा कि कार्य नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, कार्य किया हुआ माना जाएगा जब बल लगाया जाए, विस्थापन हो, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। सही विकल्प क्या होगा, केवल एक और दो, 2 और 3, 1, 2 और 3। कार्य किया हुआ कब माना जाएगा, अभी हमने बोला कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन। कार्य तभी माना जाएगा जब बल लगाए और बल के साथ साथ विस्थापन हो। और जो बल है और विस्थापन है
दोनों एक ही दिशा में हो तभी क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। तो बल लगाया जाए, बिल्कुल करेक्ट। विस्थापन हो, बिल्कुल करेक्ट। बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, बिल्कुल करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा कथन दिया है। गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दिया है 1/2 mv²। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करता है। दो तरीके की ऊर्जा होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। और जब दोनों को मिलाया जाए तो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब गतिज ऊर्जा जब गति बढ़ती है, जब भी गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और अगर गति घटती है तो गति घटेगी तो गतिज ऊर्जा भी घट जाती है। यानी गतिज ऊर्जा कुल मिला के किस पे डिपेंड कर रही है, गति पे डिपेंड कर रही। कारण क्या दिया है, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है 1/2 mv² है। क्या है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पर यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/2, हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। जहाँ पे m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान यानी मास होता है, और v क्या होता है, भी बराबर वेग होता है। यानी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करती है, ये बोला है। पर क्या बताइए, ये बताया है यहाँ पे सिंपल कारण में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दे दिया है। ये नहीं बताया है कि गतिज ऊर्जा किसके कारण बढ़ती है, किसके कारण घटती है, किस पे डिपेंड करती है। यानी कथन के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बस यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दे दिया है। तो ए और आर सही तो है दोनों, पर जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, सर्वोच्च बिंदु पर क्या होगा। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है, मान लेते हैं ये पाथ है, ये क्या है, पाथ है। यहाँ से हम एक बॉल को फेंके, एक गेंद को फेंके। अब देखिए जैसे ही जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ग्रेविटी क्या होती है, जैसे ही वस्तु ऊपर जाएगी तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटी भी, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 100 की स्पीड है, इतनी दूर पे जाके 90 पे पहुंच जाएगा, इतनी दूर पे जाके 80 पे, फिर 70 पे, ऐसा करते करते लास्ट में जाके वो 10 की स्पीड में पहुंचेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। जहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, वहां पे जो वस्तु है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है अधिकतम, ठीक है। गतिज ऊर्जा जहां 0 तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। अब इसके बाद जहां गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी तो वस्तु उसको नीचे की तरफ खींचने लग जाएगी, तो तुरंत क्या होगी, गतिज ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे अधिकतम, फिर क्या होगा, फिर से स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे ये पूछा, फिर वस्तु यहाँ पे 10 की स्पीड से आएगी, यहाँ पे 20 की स्पीड से आएगी, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे फिर से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ जाएगी। यानी कुल मिला के यहाँ पे पूछा है कि सर्वोच्च बिंदु पर, यानी सबसे ऊंची बिंदु पर, जहां पे वस्तु बिल्कुल रेस्ट में आ जाती है, जहां से वस्तु फिर से वापस गिरना स्टार्ट होती है, तो वहां पे बिंदु पर जो गेंद है उसकी गति क्या होगी। तो क्या गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, बिल्कुल नहीं। अधिकतम कहाँ पे होती है, जहां पे जब वस्तु चलना स्टार्ट करती है तब अधिकतम होगी, और जब वस्तु जमीन पे बिल्कुल गिरने वाली होती है उस टाइम पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, नहीं, जो सर्वोच्च बिंदु होता है ना, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, बिल्कुल करेक्ट। जब जो सर्वोच्च बिंदु है यानी एकदम टॉप पॉइंट है, वहां पे जाके गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, और वस्तु क्या होती है, नीचे की ओर गिरने लग जाती है। पर हाँ, एक चीज और, यहाँ पे ऊर्जा नष्ट समाप्त नहीं होती कभी भी। बस क्या है, गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा वापस से किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में बदल गई। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, देखिए परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई किरण आती है सतह से टकराकर उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए जो आपतन कोण है ये क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। तो जो आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण,
ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल पे होना चाहिए। और आपतन कोण, यानी आपतन कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन कोण मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होना चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होना चाहिए, और जिस दिशा से आपतित किरण आई थी उसी दिशा में परावर्तित किरण भी, मतलब जिस माध्यम से आपतित किरण आई थी उसी माध्यम में परावर्तित किरण भी जानी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे, सेकंड भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा या आभासी सीधा छोटा। देखिए, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। हालांकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, ये कई सारी इसकी थ्योरी क्लासेस डली हैं, पुरानी भी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। एक तो 10-15 मिनट की आई थिंक क्लास डली है, आप उसको देखेंगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये क्या है, पोल है। ठीक है। अब कलर बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम ऊपर जो गोले वाली बनाएंगे, ये किसको बनाएंगे, वस्तु को बनाएंगे, ये मेरी ट्रिक है। अच्छा, चौकोर बनाएंगे, ये हम किसको बनाएंगे, ये इमेज को बनाएंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो अगर मान लेते हैं हम इन्फिनिटी पे 1 नंबर की वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये देखिए 1 नंबर लिखती है। अब दूसरी वस्तु हम रखे अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, ये दूसरी वस्तु है। तो फोकस कहाँ, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये दूसरी इमेज बनी। इधर से हम वस्तु रखेंगे तो इधर से प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करेंगे। तीसरी वस्तु हम रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो तीसरी वस्तु कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी। चौथी वस्तु रखें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो चौथा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। ये हमारा चौथा प्रतिबिंब हो गया। पांचवा हम रखें फोकस पे अगर किसी वस्तु को, तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये पांचवी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, अगर फोकस और पोल के बीच में जो छठी वस्तु है इसको हम रखेंगे, तो अब देखिए इधर तो जगह नहीं बची, इधर हर जगह प्रतिबिंब बन चुकी, अनंत तक बन चुकी। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगी, दर्पण के उस पार। ये प्रतिबिंब, छठी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगी, दर्पण के उस पार। अब ये जो प्रतिबिंब होती है ना, सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं। सारे प्रतिबिंब उल्टा होंगे और सारे प्रतिबिंब वास्तविक होंगे, यानी जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बने, तो सारे उल्टा नीचे की तरफ बने हैं और सारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक। अब ये जो प्रतिबिंब होंगे, ये 2 ठो, ये कैसे होंगे, वस्तु से छोटे होंगे। ठीक। ये क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, जहां पे वस्तु रखी वहीं पर प्रतिबिंब बना, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ये क्या हो जाएंगे, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, और ये प्रतिबिंब 5वें नंबर वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बना है। देखिए ऊपर की डायरेक्शन में बना है। अब दर्पण के दूसरी तरफ बना है, यानी कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी है। और वस्तु से ये क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा नहीं होता, वस्तु से बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है ये जो अनंत पे प्रतिबिंब बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा, आभासी, बड़ा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर आकार का। अब सही विकल्प बताइए, 1, 1 और 2 दोनों, 2 और 3, या 1, 2 और 3 सभी हो जाएंगे। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, यानी ये अगर कोई वस्तु 1 नंबर रखी है और ये 2 मीटर की दूरी पर रखी है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण के अंदर 2 मीटर दूरी पर बनेगा। यानी वस्तु की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, और वस्तु का आकार भी बराबर रहता है। ये 1 मीटर का है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 1 मीटर का बनेगा। वस्तु हमेशा कैसे बनता है, आभासी बनता है। आभासी क्यों, क्योंकि दर्पण की दूसरी तरफ बन रहा है, इसलिए वस्तु हमेशा आभासी बनेगा। और वस्तु सीधा बनेगा, वस्तु कैसा बनेगा, सॉरी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, और सेम दूरी पर भी होता है, सेम दूरी पर भी होता है। यानी अगर वस्तु दर्पण से 2 मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 2 मीटर दूरी पर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है,
निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दृष्टि दोष में मान लीजिए ये ओरिजिनल साइज है रेटिना का, ठीक है, तो प्रतिबिंब आगे कहाँ पे बनना चाहिए? यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है, प्रतिबिंब आगे यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब क्या होता है, इसमें रेटिना का साइज ही बढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही आगे बन जाता है, जिससे इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। यानी इसमें रेटिना क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कारण, कथन भी सही है और कारण भी सही है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बन जाता है। कारण क्या है, रेटिना का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब यहीं पे बन जाता है। अब इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का, जो क्या करता है, इसके प्रकाश को फैला के क्या करता है, रेटिना तक ले जाता है, ठीक है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इनमें संपीड़न और विरलन क्रमशः बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो देखिए, ध्वनि के बारे में, ध्वनि जो होता है, ध्वनि क्या होती है, जिसको हम सुन सकते हैं, और ये हवा, पानी, किसी भी ठोस चीज से क्या होती है, फैलती है। बस ध्वनि सभी में चल सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में चल सकती है, पर वैक्यूम में ध्वनि की गति नहीं होती है, ठीक। और ध्वनि क्या है, संघनन के माध्यम से चलती है, संघनन और विरलन, संघनन और विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। संघनन और विरलन मतलब क्या समझते हैं, मतलब कि हवा के कण जो हैं ये आगे पीछे हिलते रहते हैं ना, तो यही से जो ध्वनि ऊर्जा है हमारे कान तक पहुंचती है। इसीलिए ध्वनि को हम कैसी वेव बोलते हैं, ध्वनि को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्यूडिनल वेव बोला जाता है, ठीक है। ध्वनि को क्या बोला जाता है, लंबवत तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेग बोला जाता है। अब ध्वनि की गति सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। अब वैक्यूम में, निर्वात में ध्वनि तो गति ही नहीं कर सकता। तो अगर बात करें हवा में, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और वहीं अगर पानी में बात की जाए तो पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर जाके गैस में ध्वनि की गति होती है। अब दो टर्म और हैं, क्या, आवृत्ति और आयाम। ये क्या होते हैं, फिर हम आते हैं आंसर पे। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति क्या बताती है कि आवाज की ऊंचाई तय करती है। अगर आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है तो आवाज कैसी होगी, तीखी होगी। और अगर आवृत्ति कम है तो आवाज कैसी होगी, धीमी होगी। या स्वर की यानी आवाज की, आवाज तीखी होगी या मीठी होगी, ये कौन डिसाइड करता है, आवृत्ति डिसाइड करता है। अब दूसरा आ जाते हैं आयाम पे। आयाम को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। ये आवाज कितना जोर से होगी, कितनी तेज होगी, इसके बारे में बताता है। अब ज्यादा आयाम होगा तो आवाज कैसी होगी, तेज होगी। आयाम कम है तो आवाज कैसी हो जाएगी, धीमी या फिर मधुर हो जाएगी, ठीक है। तो आवृत्ति तीखापन को बताता है, तीखी होगी या मीठी होगी। और आयाम क्या बताता है, आवाज तेज होगी या फिर धीमी होगी, ठीक। ये है कंप्लीट ध्वनि के बारे में रिवीजन। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, बिल्कुल अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और ध्वनि कैसी होती है, संपीड़न और विरलन के माध्यम से चलती हैं, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती हैं, ये कथन है। कारण है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी हमने पढ़ा है कि जो ध्वनि होती है सॉलिड में चलती है, लिक्विड में चलती है, गैस में चलती है, लेकिन वैक्यूम यानी निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। इसीलिए जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है वहाँ पे ध्वनि नहीं चल सकती है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। और ध्वनि को माध्यम के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और कथन का जो कारण है वो बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चुंबक को दो छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। प्रत्येक टुकड़ा केवल उत्तर ध्रुव होगा, प्रत्येक टुकड़ा केवल दक्षिण ध्रुव होगा, प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण चुंबक होगा, चुंबक समाप्त हो जाएगा। क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। तो देखिए, जब भी चुंबक को हम दो टुकड़े में तोड़ते हैं ना, तो चुंबक को जब भी दो टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो चुंबक क्या होगा, दो ध्रुव का निर्माण करता है। चाहे एक इतना बड़ा चुंबक है, आप इसको कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, हमेशा ये दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ पोल का निर्माण करेगा। यानी ये एक कंप्लीट चुंबक की भांति काम करेगा, भले ही इफेक्ट प्रभाव कम हो,
पर ये हमेशा क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, कथन है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कारण है चुंबकीय बल की दिशा ध्रुवों पर निर्भर करती है। तो आंसर ऑप्शन वही है आपके, देख लीजिएगा। तो कथन क्या बोलता है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल है। अगर मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ पोल आ जाए चुंबक के एक पास और साउथ साउथ पोल आ जाए चुंबक के एक पास, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भेजने का काम करेंगे। ठीक है, यही कारण है कि समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, हाँ सॉरी, ये क्या है, चुंबकीय बल की दिशा ध्रुवों पर निर्भर करती है। जो चुंबकीय बल की दिशा है, बिल्कुल ये किस पे डिपेंड करती है, चुंबक के ध्रुवों पर निर्भर करती है। यही कारण है, जो चुंबकीय बल की दिशा है, यही कारण है कि जो चुंबक के समान ध्रुव है ना, ये एक दूसरे पे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। चुंबकीय बल की दिशा ध्रुवों पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही है। पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए सही क्यों है, क्योंकि जो बल की दिशा है, बल की दिशा से ही धकेलना या खींचना तय होता है, ये ध्यान रखिएगा। बल की दिशा से ही किसी वस्तु को धक्का देना यानी धकेलना, धक्का देना या खींचना तय होता है। ठीक है, तो जो कारण है ये बिल्कुल कथन की सही व्याख्या करता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये रहे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं और वैसे ही प्रश्न लिए गए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जरूर इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेम्प्ट करिएगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ठीक है, साथ ही एक मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट बनी है एनसीईआरटी स्पेशल, आप उसकी सारी क्लासेस को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।